स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया हुआ है तो ज़रूर लें। एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी गई हैं, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, 72 क्लासेस चलेंगी जिसमें आपको पूरा सीटेट का कोर्स पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कंटेंट हो चाहे पेडागॉजी हो। इसका पूरा शेड्यूल हमने 72 दिन का टेलीग्राम पर दिया है, वो भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब बात करते हैं कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, कितने लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, इतना प्यार करते हो हमें। लगभग 700 लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, 700 से भी अधिक लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये प्यार और सपोर्ट देख के। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक नहीं किया हुआ है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, जिसमें चैप्टर का नाम होगा हमारा विकास की अवधारणा तथा अधिगम से उसका संबंध। लगता है क्योंकि इसमें हम बाल विकास का जो चैप्टर है, विकास की अवधारणा तथा अधिगम में इसके संबंध की, तो इसको डिटेल में आपको बताएंगे, समझाएंगे अच्छे से कैसे हमें करना है बाल विकास में इस चैप्टर को। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम वृद्धि से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि हमारी आंतरिक तथा बाह्य दोनों होती है। मतलब कि अगर हमारी शरीर में वृद्धि हो रही है, जैसे मान लीजिए बात करें हम शरीर के अंगों की, तो शरीर के अंगों को जैसे जैसे विकास होता है या वृद्धि होती है, लंबाई में बढ़ते हैं, वैसे वैसे आंतरिक अंग जो भी होते हैं उसमें भी वृद्धि होती है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं, जब हमारा भार, लंबाई तथा हाथ पैर बढ़ने शुरू होते हैं तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि एक समय तक चलती रहती है जब तक उसमें परिपक्वता नहीं आ जाती है ना। जैसे जैसे ही परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, हर्बर्ट ने भी कहा हुआ है, हर्बर्ट सोरेनसन ने, कि शरीर का बड़ा और भारी होना ही क्या है, वृद्धि है। इसमें उदाहरण दिया गया है कि शरीर की संरचना या आकार में वृद्धि हो, चाहे शरीर के वजन में वृद्धि हो, ये क्या होती है, वृद्धि के ही अंतर्गत आते हैं। और जो वृद्धि होती है ये विकास के अंतर्गत आती है। विकास क्या होता है, व्यापक होता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, सीमित होती है। अब आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं विकास के बारे में। तो विकास में हम बात करते हैं विकास की। तो ध्यान दीजिएगा, एक सतत प्रक्रिया है। एक बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब कि विकास जो होता है बच्चे के जन्म से या कहें भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाता है, जो कि उसके पूरे जीवन काल तक चलता रहता है। आगे बात करते हैं विकास में। बालक के विकास में शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक एवं मानसिक विकास भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और आगे बात करते हैं, यह प्रक्रिया बाह्य कारणों से भी प्रभावित होती है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। इस प्रकार की प्रक्रिया से व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रभावित होती हैं, है ना। आगे बात करते हैं विकास की। तो विकास के बारे में स्किनर जी ने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ, परिभाषा आपको दिख रही होगी। विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये क्रमिक भी होती है, साथ में मंद गति से चलती है। उन्होंने कहा हुआ है, विकास किसी शिक्षार्थी में हो रहे परिवर्तनों की वह संख्या है, वह श्रृंखला है, जो उसके भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। इन प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो ये बात हुई विकास की। आगे बढ़ते हैं हम विकास और वृद्धि में अंतर। विकास की और वृद्धि के अंतर की। तो एक तरफ लिखा हुआ है वृद्धि, जैसे कि लिखा हुआ है वृद्धि, ये कुछ समय बाद क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरी बात की जाती है, निश्चित क्रम में नहीं होता है। जो वृद्धि होती है वो निश्चित क्रम में नहीं होती है, लेकिन जो विकास होता है निश्चित क्रम में
होता है। आगे बात करेंगे हम इसकी दिशा की, तो जो वृद्धि होती है दिशाहीन होती है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। लेकिन जो विकास होता है एक निश्चित दिशा में होता है। आगे बात करेंगे मापन की, तो जो विकास होता है इसका मापन, पहले वृद्धि की बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं वृद्धि की, तो इसका मापन क्या है, संभव है। जैसे कि मान लीजिए किसी के भार में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम माप सकते हैं। लेकिन जो विकास है उसको हम माप नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कहें किसी का सामाजिक विकास कितना हुआ है, किसी का नैतिक विकास कितना हुआ है ना। तो ये क्या है, बात होती है अंतर की। आगे देखते हैं परिमाणात्मक की, मतलब परिमाण होता है ना। वृद्धि को हम संख्याओं के द्वारा माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते। तो बात करते हैं वृद्धि क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। लेकिन विकास क्या होता है, परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है ना, क्योंकि इसमें गुण भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। वैसे तो विकास की अवस्थाएं कई होती हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विकास की अवस्थाएं दी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे रॉस की। तो रॉस ने विकास को बांटा हुआ है लगभग 4 भागों में, जिसमें बात करते हैं हम शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था की। तो विकास जो होता है, वैसे तो विकास देखा जाए प्रसव पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है ना। प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है, जब बालक माँ के गर्भ में होता है और उसका क्या होता है वहाँ पे विकास होता है, तो वो प्रसव पूर्व अवस्था होती है। तो वहीं से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, लेकिन रॉस ने इसको प्रारंभ माना है शैशवावस्था से। तो बात करते हैं हम शैशवावस्था की, जिसकी आयु सीमा 1 से 3 वर्ष होती है। और बाल्यावस्था की बात करेंगे तो इसको बांटा गया है 2 भागों में। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ऐसे ही किशोरावस्था को माना गया है 12 से 18 वर्ष। ये माना गया है किसके अनुसार, रॉस के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बात करेंगे हम बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था की, इस अवस्था में बच्चे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका विकास भी प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा दोस्तों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। बच्चे क्या होते हैं, दोस्तों के साथ मिलने लगते हैं, जुलने लगते हैं, साथ में वो सामाजिकरण की ओर क्या होते हैं, वो अग्रसर होते हैं। आगे बात करते हैं, इस अवस्था में बच्चों में क्या होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जैसे कि हमने पहले कहा कि सामाजिकता की ओर ये क्या होते हैं, अग्रसित होते हैं, और साथ में संग्रह प्रवृत्ति का भी इनमें विकास होता है। आगे बात करते हैं तो बालकों में सहयोग की, प्रेम की और सहानुभूति की भावना का भी क्या होता है, विकास होता है। और बालक में जिज्ञासा भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। साथ में बच्चे में सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है ना। और बच्चे में आज्ञाकारिता भी होती है कि वो बड़ों का आदर मानते हैं और अध्यापक की बात को मानते हैं। ऐसे ही इस आयु को हम क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं। और बात करते हैं, इसमें बालक का जो चिंतन होता है वो मूर्त चिंतन होता है। आगे बात करते हैं हम पुरस्कार और दंड का प्रभाव की। तो बालकों के जो कार्य होते हैं वो पुरस्कार और दंड से प्रभावित होते हैं। और जो बच्चा होता है वो दूसरों का निरीक्षण करके ही वो सीखता है। वो दूसरों को देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं। और सबसे बात होती है कि बालकों की संगत पसंद करना। इसमें क्या होते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ में रहना कम पसंद करते हैं, वो अन्य बच्चों के साथ घूमना खेलना पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं ऑडिपस और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का विकास होना। तो भाई ऑडिपस क्या होती है, इलेक्ट्रा क्या होती है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बात करते हैं ऑडिपस की। तो फ्रायड ने कहा हुआ है, जब लड़के अपनी माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब बच्चों में क्या होता है, मातृ प्रेम होता है, किसमें, लड़कों में। उनमें क्या होता है, मातृ प्रेम होता है।
उनमें मात्र प्रेम भावना ज़्यादा होती है, बल्कि लड़की अपने पिता के प्रति क्या होते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं। मतलब प्रेम उधर कम होता है, तब क्या होता है, ऑडिपस होता है, ये लड़कों में होता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रा की। तो इलेक्ट्रा क्या होती है, इस अवस्था में लड़की अपने पिता की तरफ ज़्यादा बढ़ती है तथा माता की तरफ द्वेष की भावना रखती है। तो ये इलेक्ट्रा जो होता है लड़कियों में होता है, जिसमें वो पिता से प्रेम करती हैं और माता से प्रेम कम करती हैं। तो ये बात हुई बाल्यावस्था की। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है किशोरा अवस्था। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि स्टैनले हॉल ने कहा हुआ है, किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का समय होता है। तो ये बात होती है किशोरावस्था की परिभाषा की, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और यह जो अवस्था होती है काफ़ी जटिल अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं की, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, जटिल अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है काफ़ी जटिल होती है, बच्चों के अंदर काफ़ी तूफान होता है, तनाव होता है, संघर्ष होता है ना। बच्चों के लिए काफ़ी ये कठिन काल होता है, इसको कठिन काल भी कहते हैं। और दूसरी बात, बच्चों में परिपक्वता भी आ जाती है और मानसिक विकास भी क्या होता है, अच्छे से हो जाता है। बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी हद तक परिपक्व हो जाते हैं। जैसे ही बालकों में अमूर्त चिंतन का विकास होना प्रारंभ होता है, वैसे ही सैद्धांतिक और औपचारिक चिंतन भी होना प्रारंभ हो जाता है। और हम जानते ही हैं कि बच्चे की जो आयु होती है वो तूफ़ान की आयु होती है। बच्चों की जो अवस्था होती हैं वो कैसी होती हैं, तूफ़ान की अवस्था होती हैं। तो ऐसे ही बच्चों में क्या होता है, प्रतियोगिता और स्वतंत्रता की भावना का भी विकास होता है। बच्चे क्या करते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते हैं, और स्वतंत्रता का मतलब है कि वो परिवार से बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, है ना। और आगे बात करते हैं विद्रोह की भावना की। तो बालकों में क्या होता है, अगर प्रतियोगिता करेगा तो बच्चों के अंदर क्या होगा, विद्रोह की भावना का भी विकास होगा। ऐसे ही बच्चों में सुंदरता का भी गुण विकसित होता है। बच्चा चाहता है कि वह दूसरों से सुंदर दिखे और दूसरों को के सामने सुंदर दिखाई दे। ऐसे ही बालकों में सहयोग की भावना का भी विकास होता है और सामाजिकता का भी विकास होता है। सामाजिकता जो होती है यहाँ पर परिपूर्ण हो जाती है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। बच्चा क्या चाहता है, परिवार में वो अपनी पहचान दिखाना चाहता है कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ बन गए हैं या बनना चाहते हैं। तो ये बात हुई कहाँ की, किशोरावस्था की। आगे बात करते हैं विकास के क्षेत्र की। तो जो विकास के क्षेत्र होते हैं काफ़ी व्यापक होते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, शारीरिक विकास आता है, क्रियात्मक विकास आता है, संज्ञानात्मक विकास आता है और भाषात्मक विकास आता है, सामाजिक और नैतिक और ऐसे ही संवेगात्मक विकास इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं विकास के क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं और संबंधित होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जो शारीरिक विकास होता है वो क्रियात्मक विकास से संबंधित होता है, और जो संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि जो मानसिक विकास होता है वो क्या होता है, भाषात्मक विकास से संबंधित होता है। ऐसे ही सामाजिक विकास जो होता है नैतिक विकास से संबंधित होता है, और संवेगात्मक विकास भी अन्य विकासों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकास के जो क्षेत्र होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। आगे हम बात करते हैं विकास के प्रकार की। तो जो विकास के क्षेत्र थे वही विकास के क्या हैं, प्रकार हैं। चाहे वो मानसिक प्रकार हो, मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, क्रियात्मक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, चाहे वो भाषा का विकास हो या भाषा विकास हो, तो सभी क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, विकास की और उसके प्रकार की। अब इनके बारे में हम थोड़ा डीप में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात हम करते हैं किसकी, मानसिक विकास की। तो भाई मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है, जब हमारे दिमाग की सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मानसिक विकास कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि बच्चे में क्या होता है, मानसिक विकास को हम बौद्धिक विकास से और संज्ञानात्मक विकास से, ज्ञानात्मक विकास से भी हम जानते हैं। अगर बालकों में मानसिक विकास परिपूर्ण हो जाता है तो कुछ क्षमताओं का विकास हो जाता है जो सामने लिखी हुई हैं। जैसे कि बालकों में समस्या समाधान करना, प्रत्यक्षीकरण करना, कल्पना करना, चिंतन करना, स्मृति करना और
प्रत्यय का निर्माण करना, उसको हल करना, है ना। ऐसे ही अवलोकन और तर्क जैसे क्या होते हैं, मानसिक गुण जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। तो ये बात हुई मानसिक विकास की। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम शारीरिक विकास की। तो अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो बालकों के शारीरिक विकास से तात्पर्य होता है कि जब बच्चे होते हैं अपनी उम्र के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उसमें क्या होता है, शारीरिक आकार होता है और शारीरिक अनुपात होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, दांत और मांसपेशियों, इन सभी में अगर विकास होता है तो वो क्या कहलाता है, शारीरिक विकास कहलाता है। बात करते हैं जो शारीरिक विकास होता है, इसकी जो गति होती है विभिन्न प्रकार की होती है। ये नहीं होती है कि एक समान रूप से वो बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे तीव्र गति से बढ़ते हैं, बाद में गति क्या होती है, मंद हो जाती है। जैसे हम देखते हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में बच्चे की जो शारीरिक विकास होता है तीव्र गति से होता है और वो प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते मंद हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, शारीरिक विकास हो गया ये। आगे हम देखते हैं क्रियात्मक विकास या गामक विकास की। तो क्रियात्मक विकास क्या होता है, गामक विकास क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं हम। जैसे कि नाम से ही जाहिर है क्रिया करना, है ना, जिसमें बात होगी किसकी, मांसपेशियों की। तो अगर बच्चे की मांसपेशियां हैं, तंत्रिका तंत्र है और साथ में तंत्रिका तंत्र की समन्वित क्रिया द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण, ये सब चीज़ें आती हैं, तब वो क्या होता है, क्रियात्मक विकास होता है। मतलब बच्चा क्या है, बालक क्या है, तंत्रिका तंत्र को समन्वित करता है और अपने शरीर को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। तो ये होता है क्रियात्मक विकास। काम करने की क्षमता का विकास ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है या गामक विकास कहलाता है। तो ये बात हुई किसकी, क्रियात्मक विकास या गामक विकास की। आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक विकास के प्रकार की। तो जो क्रियात्मक विकास के प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। तो ध्यान दीजिएगा, स्थूल गतिक कौशल वे कौशल होते हैं जिनमें हम बड़ी बड़ी गतिविधियों के माध्यम से कार्य को संपन्न करते हैं या कार्य को करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रॉस मोटर। इसके अंतर्गत आते हैं उछलना हुआ, कूदना हुआ, दौड़ना हुआ। तो ये क्या होते हैं, स्थूल गतिक कौशल होते हैं। अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल की, यानी कि फाइन मोटर की, मतलब फाइन का अर्थ ही है कि बच्चा क्या करता है, छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगा, यहाँ पे गतिविधियों होगा, छोटी छोटी गतिविधियों के साथ काम करता है ना। उदाहरण के लिए क्या हुआ, लिखना हो गया। तो ये क्या होता है, क्रियात्मक विकास के प्रकार होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखना एग्जाम में आया हुआ है। तो लिखना क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो ये क्रियात्मक विकास के प्रकार एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया गया है सामाजिक विकास। तो भाई सामाजिक विकास क्या होता है कि कोई बालक जो होता है वातावरण में समायोजन करता है ना। तो जो समायोजन करने की क्षमता जो होती है वही क्या होती है, समाजीकरण होती है। जितना हम अच्छा समायोजन कर सकते हैं, हमारी समाजीकरण उतना ही अच्छे से हो सकेगा, है ना। तो बात करते हैं वातावरण से समायोजन हो गया। इसमें समाज की बात होती है, समाज में दोस्त आते हैं, परिवार आते हैं, पड़ोसी आते हैं। तो अगर एक बालक अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा है ना, या उनका और बच्चों का जो संबंध है, मधुर संबंध है, अच्छे से संबंध बना पा रहा है, बात कर पा रहा है, तो ये क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। और अगला क्या होता है, बात करते हैं सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता। तो जो बालक होता है अपनी सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल, जो भी समाज चाहता है उसके अनुकूल वो क्या करता है, व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो ये क्या होता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है। और सामाजिक विकास में बालकों के भाव और संवेगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये हमारा हुआ सामाजिक विकास। आगे बढ़ते हैं हम संवेगात्मक विकास के बारे में। तो जो संवेग होते हैं संज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो उत्तेजित अवस्था जो होती है वो क्या होती है, संवेगात्मक विकास ही होती है। संवेग का दूसरा नाम ही क्या होता है, उत्तेजित अवस्था होती है या उत्तेजित दशा होती है। कुछ प्रमुख हम बात करेंगे संवेगों की, कौन कौन से होते हैं, भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा, आश्चर्य हो गया और करुणा हो गया। तो ये क्या है, कुछ प्रमुख हमारे संवेगात्मक विकास है या कहें हम संवेग हैं। तो अगर इनका आपका विकास हो रहा है अच्छे से, तो आपका संवेगात्मक विकास भी या बालकों का बढ़िया से होगा। आगे बढ़ते हैं हम भाषा का विकास की। तो भाई भाषा का विकास हमने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपका मानसिक विकास या बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा, तब भाषा का विकास भी अच्छे से होगा।
तो भाषा का विकास की बात करेंगे तो भाषा क्या होती है, अगर मान लीजिए बालक अपने मन के विचारों को, भावों को अच्छे से प्रकट कर रहा है शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, तो वो क्या होता है, भाषा में निपुण हो गया है ना। तो ये क्या हो गया, उसकी भाषा में विचार, ये विकास हो गया। जैसे लिखा हुआ है, अपने भाव अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त करना, मतलब जो बच्चे के भाव हैं वो क्या कर रहा है, शब्दों में प्रयुक्त कर रहा है, तो ये भाषा का विकास होता है। इसमें बालक ध्वनि के बारे में, ध्वनि के बीच में जो सूक्ष्म अंतर होता है उनके बारे में, वर्णों के बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, काल के बारे में, आदि के बारे में वो सीखता है। साथ में अर्थ विन्यास और वाक्य विन्यास के बारे में भी वो जानकारी हासिल करता है। तो अगर ये सारी जानकारी हासिल कर लेता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर भाषा का विकास अच्छे से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि निम्न में से विकास को कौन प्रभावित करता है और कौन प्रभावित नहीं करता है, जिनको बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। तो बात करते हैं पोषण की। अगर मान लीजिए बालक को समुचित भोजन नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, उसके विकास को प्रभावित होगा, विकास उसका प्रभावित होगा। ऐसे ही वायु की बात करें और प्रकाश की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं वायु से हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। तो अगर मान लीजिए वायु या प्रकाश भी बाधित होता है, तब हमारे विकास को वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रभावित करेगा। ऐसे ही वंशानुक्रम की बात करेंगे, है ना, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। साथ में वातावरण भी हो गया, मान लीजिए हम ऐसे वातावरण में जहाँ पे पढ़ने की हमें अवसर नहीं मिल पा रहे, तो क्या हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो अवसर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों को बढ़ने के लिए, विकास के लिए। ऐसे ही प्रजाति की बात करेंगे, लिंग या बुद्धि की। लिंग की बात करेंगे, जैसे कि क्या होता है, लड़कियों की वृद्धि शुरुआत में तो देखा जाए तो लगभग बराबर ही होती है, लेकिन किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई अधिक तीव्र गति से बढ़ती है ना, बाद में वो बंद हो जाती है, मंद हो जाती है। तो अलग अलग बात होती है। ऐसे ही बुद्धि की भी। तो ये क्या है, विकास प्रभावित करने वाले क्या है, कारक हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक सिद्धांत आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं, पहला समान प्रतिमान का सिद्धांत। भाई समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी समान बालकों में विकास का क्रम क्या होता है, समान होता है। मतलब बालक सब अलग अलग होते हैं, लेकिन जो विकास का क्रम होता है वो क्या होता है, समान होता है ना। प्रतिमान मतलब क्या होता है, पैटर्न होता है। आगे है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो विकास की दिशा का सिद्धांत होते हैं, दो होते हैं, लिख लीजिएगा इसको। पहला क्या होता है, मस्तकोद्मुखी, और दूसरा होता है दूराभिमुखी, है ना। तो मस्तकोद्मुखी में क्या होता है कि जब बच्चे का विकास होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। मतलब बच्चे का पहले सिर का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका शरीर की अपेक्षा सिर क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम जान सकते हैं कि बच्चे का जो सिर है वो अधिक विकसित हो रहा है, पैर बाद में धीरे, पैर हाथ धीरे धीरे वो बाद में विकसित होते रहेंगे। तो ये क्या होता है, मस्तकाधोमुखी, है ना। आगे बात करते हैं, दूसरा जो होता है दूराभिमुख। मतलब दूर क्या, कि पहले बच्चे का क्या होता है, मध्य का विकास होता है, फिर बाहर का विकास होता है ना। पहले केंद्रीय भागों का विकास होता है, फिर बाहरी भागों का विकास होता है। ये क्या होता है, दूराभिमुख विकास होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो विकास होता है वो क्रमिक होता है ना। क्योंकि पहले हमने ये देखा कि पहले सिंपल चीज़ों का विकास हो रहा है, बाद में फिर कठिन कठिन चीज़ों का विकास हो रहा है ना। तो ये क्या होता है, विकास की जो दिशा होती है ऐसी होती है। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, विकास जो होता है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जो उसकी गति होती है या मंद और तेज होती रहती है, कभी मंद होता है तो कभी विकास क्या होता है, तीव्र होता है। आगे बात करते हैं हम सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो भाई ध्यान दीजिएगा, हमारा विकास, जैसे उदाहरण की बात करें हम सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत की, जैसे बालक क्या होता है, पहले वस्तुओं को या सामान को, चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करता है हाथ से, फिर उन्हीं हाथों के माध्यम से, अपनी उंगलियों के माध्यम से लिखना प्रारंभ करता है। तो लिखना क्या हो गया, एक विशिष्ट क्रिया हो गई, और वस्तुओं को पकड़ना क्या हो गया, सामान्य क्रिया हो गया। तो ये क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर का ये सिद्धांत होता है। आगे बात करते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत की। तो हम बालक की बुद्धि और जो उसका विकास हो रहा है उसकी गति को हम देखते हुए हम जान सकते हैं
कि उसकी दिशा कैसी है, उसको हमें किस ओर ले जाना है। तो ये क्या होता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है। आगे हम बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत की। तो बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। जैसे मान लीजिए बालक क्या होता है, पहले संपूर्ण अंगों को संचालित करता है, चलाता है। जैसे बात लीजिए हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है। उसके बाद क्या होता है, अंगों के जो भाग होते हैं अलग अलग, बात करें उंगलियों की बात करें हम, है ना, और पैरों की उंगलियों की बात करें हम, तो उनको भी चलाना सीखता है। तो बाद में क्या करता है, दोनों को एकीकृत करता है, फिर दोनों को साथ में ही वो चलाना प्रारंभ करता है। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या होता है कि हम जानते हैं सभी बालकों में जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। किसी बालक में विकास धीमे गति से होता है, किसी में तीव्र गति से होता है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, जो बालक पढ़ने में कमज़ोर होता है या संज्ञानात्मक विकास उसका कमज़ोर होता है, कम होता है, तो बालक उसको सीखने में, कहें हम भाषा विकास सीखने में उसको समय कम अधिक लगता है। और जो बच्चा तेज होता है, जिसका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, वो क्या होता है, वो भाषा क्षमता को अच्छे से सीख सकता है, अधिक जल्दी से सीख सकता है। आगे हम बात करेंगे शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भी भिन्नता का सिद्धांत। तो ऐसा नहीं है कि शरीर के सभी अंग एक साथ और एक ही गति से बढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको पहले कि जैसे देखा जाए कि सिर से पैर की ओर विकास होता है ना, जो क्रम होता है उसका। तो मतलब बालक का जो सिर का मस्तिष्क होगा वो पहले विकसित होगा, बाद में हाथ पैर। तो अगर उससे हम तुलना करें उस सिद्धांत के अनुसार, तो देखा जाता है कि सभी भागों की जो विकास दर होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हाथ पैर जिस लंबाई से या जिस दर से बढ़ रहे हैं उसी दर से हमारा धड़ या शरीर भी बढ़े। आगे बात होती है वर्तालुकार बनाम रेखीय प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो भाई विकास जो होता है रेखीय नहीं होता है, ये एक वक्र के अनुसार होता है, वर्तालुकार होता है। तो ये बात हुई बाल विकास के सिद्धांत की। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक सिद्धांत हमको एग्जाम में जरूर मिलेगा। आगे बात करते हैं हम अभ्यास की। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। तो विकल्प दिए गए हैं, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो भाई बात हो रही है कि विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलेगी, है ना, हमेशा चलेगी, मतलब कि निरंतरता के सिद्धांत की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होगा। तो जानते हैं हम कि वृद्धि और विकास की बात करें हम, तो तीव्र गति से या तीव्रता से किसमें होता है, वो बाल्यावस्था में होता है। तो देखिएगा, पहला विकल्प में किशोरावस्था दिया गया है तो वो तो गलत हो गया। दूसरा में शैशवावस्था दिया गया है तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, मतलब बाल्यावस्था की बात हो रही है। और चौथा हमारा है मध्य बाल्यावस्था, लेकिन यहाँ पे किशोरावस्था की बात हो रही है, तो ये भी विकल्प गलत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा विकल्प क्या होगा, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है। पहला है, विकास सार्वभौमिक होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। तो भाई विकास कोई भी हो, सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करते हैं, तो ये पहला विकल्प तो गलत ही हो गया। आगे देखते हैं, ये जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल बात सही है। विकास परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनशील होता है, ये भी सही है। अंतिम है, विकास आनुवांशिक तथा पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही है। तो देखा जाता है कि दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प क्या है, सही है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सिद्धांत कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, पहला वाला नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कह रहा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये 2 से 3 बार आया हुआ है। तो ये कौन सी इसमें होगा भाई, इसमें होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो प्रारंभिक अवधि होती है, जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो वह उसकी भाषा सीखने की भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, या हम कहें भाषा सीखने की अवस्था होती है, बढ़िया होती है। उसमें बच्चा क्या होता है, भाषा को अच्छे से और तीव्र गति से सीखता है। आगे बात करते हैं हम
पांचवें प्रश्न की इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की पहचान है। तो हमने आपको भाई बताया हुआ है कि विकास के कितने आयाम होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं, अब देखते हैं। तो पहले विकल्प में ध्यान दीजिएगा, शारीरिक है, व्यक्तिक है, और आध्यात्मिक है और संवेगात्मक है। जानते हैं हम आध्यात्मिक नहीं होता है कोई विकास, तो पहला वाला विकल्प गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है, सामाजिक है, शारीरिक है, व्यक्तिक है और स्व है। तो व्यक्तिक विकास नहीं होता है और स्व यानी कि सेल्फ, तो सेल्फ कोई विकास नहीं होता है, तो दूसरा विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो भाई ये चारों विकास जो हैं सही हैं देखा जाता है, और अंतिम में भी आध्यात्मिक आ गया तो गलत हो गया। तो देखा जाता है यहाँ पे क्या होगा, तीसरा विकल्प सबसे सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 6 में। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था। वह अवधि जो वयस्कता यानी कि एडल्टहुड के संक्रमण की पहल करती है। भाई एडल्टहुड की बात हो रही, मतलब किशोरावस्था की बात हो रही, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प क्या होगा, वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा विकास को अधिगम के साथ में जोड़ रहा है, वो हमें विकल्प बताना है। तो पहला विकल्प है अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अधिगम अलग हो रहा है और विकास अलग हो रहा है ना। तो ये पहला विकल्प क्या होगा, गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अधिगम की दर अधिक हो जाएगी, विकास की दर अधिक हो जाएगी, लगभग वो एक साथ या एक जैसे ही समान रूप से चलते रहते हैं। तो दूसरा विकल्प भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। आगे देखते हैं हम, विकास एवं अधिगम क्या होते हैं, अंतः निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है यहाँ पे। हम अगर अधिगम करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमारा विकास भी होता है ना। विकास हो रहा है तो अधिगम भी होगा, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा, बाकी गलत है। चौथा भी देख लेते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते, तो गलत है भाई, यहाँ पे तीसरा विकल्प क्या होगा, वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो बात सही है भाई। अगला है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही है। अगला है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित की जाती है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई बालक जन्म हुआ है उसका वो पहले ही बता देंगे कि उसका विकास कैसे होगा। तो यहाँ पे ये तीसरा विकल्प क्या होगा, गलत होगा। चौथे विकल्प को देखते हैं, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। ये तो सही है भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा विकल्प होगा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ निर्धारित हो जाती है। तो ये विकल्प क्या होगा, सही होगा, मतलब यही गलत होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 9 पे। तो भाई दिया गया है, विकास का पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो बात हो रही है सिर से पैर की ओर की, है ना। पदाभिमुख का मतलब ही होता है पद, और फिर पद की ओर जाना है हमें, पद यानी कि पैर की ओर। तो क्या होगा, ये सिर से पैर की ओर होगा, पहला विकल्प सही होगा, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं हम अंतिम प्रश्न पे। अगला है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, पहला है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। तो भाई बात तो सही है भाई, सभी में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग दर से वो विकसित होते हैं, ये सही होगा। अगला है विकास सापेक्ष रूप से क्रम में होता है। हाँ भाई ये भी सही है, क्रम में तो होता है। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं है कि जब विकास होगा तो परिणाम होगा, ये तो गलत हो गया भाई। अगला है विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो ये भी नहीं है। तब देखते हैं हम लोग पहले और दूसरे विकल्प में। तो पहला है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। तो दरें भिन्न भिन्न नहीं होती, ऐसा नहीं है। देखा तो मतलब देखा जाता है कि पहला वाला भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, दूसरा वाला, विकास सापेक्ष रूप से क्रम में होता है। तो ये क्या होगा, सही है, यहाँ पे दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो ये आज चैप्टर जो हमारा था
बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। अधिगम के बारे में जब आपको हम अधिगम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल में बताएंगे अच्छे से। तो यहाँ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, साथ में प्रैक्टिस भी होगी। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। और इसके अलावा इस चैप्टर से जो भी प्रश्न है आप अलग से इसको ट्राई कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये वीडियो तो हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतर तरीके के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।